नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ लेते हैं इसको और देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक युद्ध था, है ना। अंग्रेजी सेना का एक युद्ध लड़ा गया था, किन किन के बीच लड़ा गया था और ये एक निर्णायक साबित हुआ था, है ना। वो युद्ध कौन सा है, ये आप सभी लोगों से पूछ रहा है। प्रथम आंगल जो सिख युद्ध था, ये अंग्रेजी सेना और सिख के मध्य लड़ा गया था। ये मैसूर के साथ लड़ा गया था। और प्लासी की का युद्ध भी लड़ा गया था अंग्रेजों के साथ। और बक्सर की लड़ाई भी अंग्रेजों के साथ लड़ी गई थी। इनमें सभी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी अंग्रेजों के साथ, लेकिन सर्वाधिक निर्णायक युद्ध पूछा जा रहा है। इन चारों में से विकल्प का चयन करें। तो जो भी विकल्प एक की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बक्सर की युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1764 ईस्वी में, है ना। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। और ये किन किन के मध्य हुई थी, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों के बीच ये अंग्रेज थे और इनके समक्ष तीन लोग थे। कौन कौन थे कि मीर कासिम था, अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे और मुगलों की सेना थी। ये तीनों एक साथ खड़े हुए थे कहाँ, बक्सर के युद्ध में। कब, 1764 ईस्वी में। लेकिन ये तब भी हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है कि बक्सर की लड़ाई ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया ये युद्ध था और ये सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। फिलहाल इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता सम्मिलित नहीं हुआ था। 1947 में स्वतंत्रता दिवस जो समारोह था वो हुआ था 1947 में, है ना। उस समारोह में पूछा जा रहा है कौन से नेता ने भाग नहीं लिया था, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था, या वल्लभ भाई पटेल ने, या महात्मा गांधी ने, या राजेंद्र प्रसाद ने, किसने भाग नहीं लिया था, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है कि महात्मा गांधी जी ने इस समारोह में भाग नहीं लिया था, हिस्सा नहीं लिया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार लगाएं इस प्रश्न को, और ये बहुत ही बढ़िया और उम्दा प्रश्न है, क्योंकि ये दो जगह ट्रेंड करता है। एक तो जीए के जीएस में टॉप ट्रेंड करता है, और ये हिंदी में भी ट्रेंड करता है 1 नंबर, क्योंकि यहाँ हिंदी से भी पूछा जाता है। तो ये दोनों जगह ट्रेंड करता है। एक जगह इसकी कहानी को ख़त्म कर देते हैं, या फिर हिंदी में या फिर जी के जीएस में। तो समझ लेते हैं इसको, ये क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। क्या पूछ लिया जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, तो एक यही ट्रेंडिंग करता है प्रश्न कि उद्दंड मार्तंड पहला हिंदी का समाचार पत्र था। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसे कब प्रकाशित किया जाता था, तो 23 मई 1826 में इसका प्रकाशन किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे जुगल किशोर। इसके संपादक थे जुगल किशोर, है ना। चौथा क्वेश्चन कि ये मतलब जो समाचार पत्र था ये उदंत मार्तंड, ये 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन हुआ था। ये कहाँ से प्रकाशित होता था, चौथा क्वेश्चन। क्या कोलकाता से, ये क्वेश्चन अभी अभी लोगों से पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन है कि कोलकाता से प्रकाशन होता था, पटना से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, ये कहाँ से प्रकाशन होता था। तो यहाँ से मैं फिर बता देता हूँ इनके बारे में। बहुत ही रोचक तथ्य है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है, तो उदंत मार्तंड है। और ये कब मतलब प्रकाशन हुआ था इसका, तो 23 मई 1826 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसके संपादक कौन है, तो इसके संपादक हैं जुगल किशोर। और ये कहाँ से प्रकाशन होता था, तो कलकत्ता से होता था। 4 प्रश्न बनते हैं, चार कोई ना कोई एग्जाम में जरूर टेंड करता है। तो स्टार लगाएं इस प्रश्न को, बहुत ही उम्दा और बढ़िया प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, है ना। कांग्रेस के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ तो उसकी पूरी जड़ को मैं उखाड़ देता हूँ। क्या है जड़? कि ये है कि इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने की थी, है ना। अगर बात कर लेते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और बम्बई में कहाँ हुआ था? संस्कृत तेज विद्यालय था, संस्कृत तेजपाल विद्यालय, उसमें हुआ था। तो फिलहाल इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन इतना पूछा जाता है कि इसकी स्थापना मतलब किसने की है, तो ये ह्यूम ने की है। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? 1885 में हुआ है, बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है, तो इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, है ना। अगर बात कर लेते हैं हम कि 1886 में इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो दादा भाई नौरोजी ने की है। 1887 में किसने की है, तो ये की है पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरून तैयब जी ने, है ना। तो ये तीनों डेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 85 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, 86 में दादा भाई नौरोजी और 87 में बदरून तैयब जी, है ना। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं, है ना। तो फिलहाल अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो क्या जवाहरलाल नेहरू हैं, कलाम साहब हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, है ना। तो ये कलाम साहब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी बी लगा रहे हैं वो सही है। इनका जो कार्यकाल है वो हो जाएगा 1940 से 1946 तक, है ना। देख रहे होंगे 40 से 46, 6 वर्ष का अंतर है इनका। और यही पूछा गया है कि 6 साल तक कांग्रेस कौन था, तो ये कलाम साहब थे। उन्हें ही मिसाइल मैन कहा जाता था, है ना, याद रख सकते हैं। बहुत ही उम्दा राष्ट्रपति रहे हैं ये। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बता देता हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, है ना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। कब पारित किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध नेता के रूप में जाने जाते हैं। फिलहाल इस आंसर का सही विकल्प हो जाएगा बी, कलाम साहब। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता, तो वो कौन सा देश, कौन सा राज्य है? अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो वो है बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर इसकी सीमा है। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो 106 किलोमीटर है। ये है अफगानिस्तान की, है ना। ये भी टेंट क्वेश्चन रहता है। फिलहाल अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता? असम बनाता है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, क्या है? तो जो भी विकल्प भी लगा रहे हैं सही है कि नागालैंड है, ये सभी सीमाएं बनाता है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। और नागालैंड से एक क्वेश्चन जरूर टेंड करता है कि इसकी राजकीय भाषा क्या है। अगर पूछा जाए कि राजकीय भाषा क्या है नागालैंड की, तो वो है अंग्रेजी, है ना। इसकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। फिलहाल इतना क्वेश्चन पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है ना। क्या वो मांजुली द्वीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, या फिर ये तुम्हारा सॉल्सेट द्वीप है ना। सर्वाधिक आबादी वाला, है ना। क्वेश्चन ये है कि किस द्वीप पर जनसंख्या अधिक है, किस द्वीप पर सर्वाधिक लोग रहते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो जो भी विकल्प डी लगा रहे हैं वो सही है, उम्दा है। क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूँ कि ये मुंबई बसा हुआ है सॉल्सेट द्वीप पर। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड क्वेश्चन करता है कि सॉल्सेट द्वीप पर कौन सा नगर बसा हुआ है, तो ये मुंबई बसा हुआ है। इसी मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। यहाँ जो भी जाता है अपने सपने लेकर जाता है, और जब वापस लौटता है तो कुछ ना कुछ बनकर जरूर वापस आता है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो ये है तुम्हारा सॉल्सेट द्वीप, मुंबई, है ना। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और ट्रेंड कर बता देता हूँ कि ये माजुली द्वीप कहाँ है। ये असम है। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कई एग्जाम में मिल जाएगा कि माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है ना। और असम में किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर यही हाल ही में ढोला सादिया पुल बनाया गया। ये दुनिया का सबसे लंबा पुल है, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सॉल्सेट द्वीप, और मुंबई बसा है इसी द्वीप पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग कर ले जाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए चिंदी सा साबित हो सकता है। क्योंकि इसका आंसर है लोहित, काली गंगा, नवगंगा या पद्मा, है ना। तो आप सभी लोगों ने आंसर टिक कर दिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा और ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है। इस वजह से आप सभी लोगों की जुबान पर होगा पद्मा, है ना। तो ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में एग्रो जो इकोलॉजिकल जोन्स हैं वो कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या 15 हैं, 19 हैं, 17 हैं, 20 हैं, कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 8। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं सही हैं। अगर पूछा जाए रेलवे में कितने जोन हैं, तो रेलवे में 17 जोन थे लेकिन वर्तमान में 18 जोन हो गए हैं। हाल ही में 18वां जोन कौन सा है? विशाखापट्टनम। ये इंपॉर्टेंट रखने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से किसका निर्माण होता है? कि इधर से भागीरथी आती है, इधर से अलकनंदा आती है, ये भागीरथी आ रही है, ये अलकनंदा आ रही है और यहाँ पे मिल जाते हैं, तो किस नदी का निर्माण होता है ना? तो और ये जहाँ मिलते हैं इस जगह को क्या नाम दिया गया है? ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि इधर से भागीरथी नदी आती है, इधर से अलकनंदा नदी आती है और ये दोनों एक जगह पे मिल जाते हैं तो किसी बड़ी नदी का निर्माण होता है और जहाँ ये मिलती हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मैं बता देता हूँ इसकी पूरी कहानी। क्या ये देव प्रयाग कहा जाता है इस जगह को? क्या विष्णु प्रयाग, क्या कर्ण प्रयाग, या रुद्र प्रयाग? आप सभी लोग अगर नदियों से क्वेश्चन पढ़े होंगे तो इसको कर ले जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ये बता दूं कि जहाँ भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं यहाँ गंगा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गंगा का निर्माण होता है। और जहाँ ये मिलती हैं इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है देवप्रयाग, है ना? देवप्रयाग। यही क्वेश्चन टर्निंग रहता है एग्जाम में कि जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा यहाँ मिलती हैं तो यहाँ गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, कि जो ये दोनों नदियां हैं अलग भागीरथी अलकनंदा, यहाँ गंगा का निर्माण होता है और जहाँ ये मिलती हैं उसे देवप्रयाग कहा जाता है। क्वेश्चन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोगों के स्क्रीन पर कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? क्या 2005 में, 99 में, 2000 में या 97 में? क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ट्रेंडिंग रहता है। क्या ट्रेंडिंग रहता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी 1997 में, है ना? पूछा जाता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, है ना? बहुत ही उम्दा और ट्रेंडिंग दिवस है ये, है ना? और अगर जोड़ते चले जाएं 22 अप्रैल हो गया, है ना, 22 मई हो गया, तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और ये जैव विविधता दिवस अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो शांत घाटी में पाई जाती है। और शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल किसके लिए फेमस है? तो ये तुम्हारे नारियल के लिए फेमस है। और यहीं से बालियों से यहाँ से थोरियम निकाला जाता है। अगर पूछा थोरियम कहाँ पाया जाता है तो केरल में पाया जाता है। केरल में 3-4 झीलों को मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे अष्टमुडी झील केरल में हो जाएगी, पेरियार झील केरल में हो जाएगी, वेम्बनाड झील केरल में हो जाएगी। इतने सारे केरल से फैक्ट थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? आप सभी लोगों के लिए घर से क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या ये हिमालय हॉटस्पॉट है? बिल्कुल है। क्या पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट है? बिल्कुल है। उत्तर पूर्वी भारत हॉटस्पॉट है। और सुंड्रा लैंड है, ये भी हॉटस्पॉट है। लेकिन ये विंध्याचल पर्वत है और ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, है ना? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है अब तक, है ना? और क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प का चुनाव करें। क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, प्रणब मुखर्जी थे, नानाजी देशमुख थे, है ना? कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो भी लोग क्वेश्चन नंबर 12 लगा रहे हैं उसका सही विकल्प हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी को भारत रत्न नहीं मिला है ना? गांधी जी को भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। अगर पूछा जाए कि भारत रत्न की शुरुआत कब होती है तो ये होती है तुम्हारी शुरुआत 1954 से, है ना? अगर पूछा जाए कि भारत रत्न की पुरस्कार कब होती है तो 1954 से होती है। और अगर पूछा जाए प्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन था तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे,
है ना। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इनको ही प्रथम जो भारत रत्न था मिला था। और मरणोपरांत बहुत सारे लोगों को मिला है। अम्बेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है और भी बहुत सारे लोगों को मिला है। लेकिन ये महात्मा गांधी जी को भारत रत्न नहीं मिला, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, इन सभी को मिला है, लेकिन गांधी जी को भारत रत्न नहीं मिला है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं आप सभी लोगों की स्क्रीन पर कि निम्नलिखित स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन में किसकी तिथि सही नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर टेंड करता है एग्जाम में, तो स्टार लगा लें इस क्वेश्चन को। और जो साथी लिख रहे हैं वो लिख लें, या फिर सुन रहे हैं तो बड़े ही इत्मीनान से सुने। यहाँ से एक नंबर जरूर कंफर्म होगा यहाँ से। तो फिलहाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथियाँ सही नहीं है। क्या भारत छोड़ो आंदोलन 1940 को हुआ था, या सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था, या असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1875 को हुआ था, है ना, कब हुआ था। तो जो भी विकल्प एक ही तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है, उम्दा है, बहुत ही अच्छा और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये। अगर पूछा जाए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। ये मिसप्रिंट है, तो ये वैसे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1857 है। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, और सबने अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में शुरू हुआ था। ये तीनों सही हैं। सही नहीं है तो कौन सही नहीं है। ए सही नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सरासर गलत लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, है ना। अब 8 अगस्त को शुरू हुआ था और 9 अगस्त को गांधी जी को जेल में पटक दिया गया था। क्यों? क्योंकि यही आंदोलन शुरू किया था इन्होंने, और इन्हें 9 अगस्त को उठा के जेल में डाल दिया गया था। यही क्वेश्चन ट्रेंडिंग करता है हिस्ट्री से कि किस तारीख को गांधी जी को, है ना, मतलब जेल में डाला गया था। तो वो डेट थी 9 अगस्त 1942 को, किस भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, है ना। गांधी जी ने यहाँ बहुत ही फेमस नारा दिया था। क्या फेमस दिया नारा दिया था? करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया था। बहुत ही उम्दा ट्रेंडिंग नारा है। और ये पूछा जाता है करो मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। कब नारा दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया, है ना। और यहीं से एक क्वेश्चन और बता दें, जब भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिथ लिनलिथ गो, है ना। लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथ गो, है ना। गो से याद रख सकते हैं, गो, है ना। गो, भारत छोड़ो आंदोलन जब छोड़ रहे थे, छोड़ना क्या माने, गो, जाओ, गो। ऐसे गो मतलब साइमन बैक, साइमन गो, ऐसे नारे लगे थे, गो, है ना। गो मानी होता है जाना, और भारत छोड़ो आंदोलन मतलब गो। तो ये समय यहाँ आ जाएगा गो, याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। वासराय कौन था? लॉर्ड लिथ गो, है ना। और फिर यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। यहीं गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, है ना। अब ये 8 अगस्त में शुरू हुआ था, इसी वजह से इसको हम क्रांति, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है, तो ये 8 अगस्त 1942 को कहा जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो थे, है ना। फिलहाल इतना क्वेश्चन पर्याप्त है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1930 में। ये 8 अप्रैल 1930 को, ये जब ये अ, छोड़ा गया था, नमक कानून तोड़ा गया था, उसी समय ये सबने आंदोलन को शुरू किया गया था। और ये असहयोग आंदोलन क्या था? ये था 1920 में शुरू हुआ था, और ये 1922 में स्थगित कर दिया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में अटेंड करता है, इसकी कहानी सुन लें पूरी कि ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, गांधी जी ने शुरू किया था। और 1922 में इसको क्यों बंद कर दिया गया? कहानी ये थी कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरी चोरा कांड होता है। चोरी चौरा कांड होता है। यहाँ क्या होता है कि 23 से 24 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है, थाने में बंद करके आग लगा दी जाती है। इस घटना से गांधी जी क्षुब्ध हो गए और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। चोरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। अब बात कर लेते हैं कि इस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, और अंग्रेजों द्वारा दी गई जो उपाधि थी, क्या उपाधि थी, ये भी ट्रेंड करता है एग्जाम में, कि केसर ए हिंद की उपाधि थी, उसको इन्होंने त्याग दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा प्रश्न है। यहाँ से 3-4 जो भी मैंने बताए हैं कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। और गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी उपाधि को त्यागा था? तो ये उपाधि थी केसर ए हिंद की उपाधि। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? ऐसा पूछा जा रहा है। क्या सौर शक्ति शामिल है? ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, है ना? तो क्या वनीकरण है, नाभिकीय शक्ति है, या अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन है ना? तो थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे कि जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, तो ये नाभिकीय शक्ति है, ये नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी विकल्प सी लगा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप सभी लोगों की स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ था? क्या ये 91 में हुआ था, 93 में, या 92 में, या 94 में? कब शुरू हुआ था यमुना एक्शन प्लान? बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, टेट में एक बार पूछा गया था, शायद 2012-13 का पेपर उठा के देखेंगे, शायद उसमें मिल जाए कि ये पूछा गया था, है ना, कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। ये टेट का क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प देखेंगे, तो जो भी विकल्प सी लगा रहे हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में अटेंड करता है। तो जो भी साथी नए हैं प्ले लिस्ट में जाकर अभिरण से मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ 100 टॉप 100 मतलब 100 क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, उनको संग्रह किया गया है, वहाँ से शायद एक क्वेश्चन बाहर हो। तो आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ना? सही सुमेलित नहीं है। पूछा जा रहा है क्या बांदीपुर कहाँ स्थित है? क्या मैंने अगर वीडियो देखी होगी तो वो सभी कर ले जाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। क्या बांदीपुर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बिल्कुल सही है। हमसे नहीं पूछा गया था, है ना, ध्यान रख सकते हैं। राजा जी कहाँ है? ये राजा जी तुम्हारा उत्तराखंड में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। सिमलीपाल कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये उड़ीसा में है। और पिन वैली कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, और हमसे गलत पूछा गया था, ये कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए कि धर्मशाला स्टेडियम कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में ही है ना? फिलहाल इतना पर्याप्त है, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो सकल आय थी, प्रजनता दर थी, वो कितनी थी? TFR, है ना? तो क्या वो 3.2 थी, या 2.6 थी, या 2.9, या 2.4 थी? क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये 2.4 थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के जो जो दरों में अंतर था वो कितना था, और वो राज्य भी कौन सा था? क्या मिजोरम था, मेघालय था, केरल था, नागालैंड था, है ना? क्या पूछा जा रहा है? पुरुष और स्त्री की साक्षरता प्रति 10, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अगर पूछा जाए कि पुरुष की जो साक्षरता थी वो कितनी थी, वो थी 76%। और अगर महिला की साक्षरता दर पूछी जाए तो वो थी 72.9%। अब इन्हीं का अंतर पूछ रहा था, है ना? देख, अब यही देखा लिखा होगा अंतर। जब इनका अंतर करेंगे तो 3.1 बनेगा। और ये कहाँ से संबंधित है? ये है मेघालय से, है ना? तो अपना फिलहाल क्वेश्चन सही हो जाएगा कि जो भी ऑप्शन देख लेंगे सी, तो वो सही हो जाएगा, मेघालय। इन दोनों का प्रतिशत निकलेगा और उनका अंतर है, जो अंतर वो हो जाएगा मेघालय 3.1, है ना? तो यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन क्या है यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि 2011 की जनगणना, है ना, तो अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में तो इसका लिंगानुपात कितना था? तो लिंगानुपात था 912, है ना? और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो ये जौनपुर का है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में है, 1024। अगर कम पूछा जाता है तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में कितना हो जाएगा? शायद 831 के समथिंग है ना? तो ये लगभग ये 3 क्वेश्चन थे कि उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात कितना था, ये था 912। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। और ये अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर में 1024, अगर पूछा जाए कम गौतम बुद्ध नगर, है ना, ये कितना था? 831, है ना? इतना क्वेश्चन पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देख लेंगे इसको कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो कार्य योजना है वो कब शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे।
तो ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, ये हर आपको जगह मिल जाएंगे, है ना। तो ये 6 से 8 तक होते हैं और सिर्फ बालिकाओं के लिए होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्या ये 2004 में शुरू हुए थे, 2005 में, 2010 में, 2012 में। तो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित, ये इनका जो प्रारंभ है ये कब हुआ था। तो जो भी साथी विकल्प ए लगा रहे हैं वो सही है कि 2004 में इसका जो प्रारंभ है ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है। क्या मिर्च में पाया जाता है, या मटर में, या कुम्हेड़ी में, या मूली में, है ना। तो अगर बता दें कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है ना। और ये खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू हुआ, आंवला हुआ, है ना। तो अगर ये अब ये फल थे, है ना। अब लेकिन ये पूछ रहा है, ये स्पेशल चीज़ पूछ रहा है कि सब्जियों में, है ना। अब सब्जी कुम्हेड़ा है, मूली है, मटर है, मिर्च है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ये मिर्च में पाया जाता है विटामिन सी, है ना। तो यहाँ विटामिन से क्वेश्चन ये पूछा गया था। मैं कोशिश करता हूँ कि विटामिन से आज जितना भी हो फैक्ट मैं सारे के सारे विटामिन से जुड़े हुए तथ्य आप सभी लोगों को बता दें। तो देख सकते हैं आप, मैं कोशिश करूँगा एक एक विटामिन को लिखने की, क्योंकि इतना सारा स्पेस नहीं है कि मैं सभी को एक साथ समाहित कर सकूँ। तो एक एक स्लाइड, एक एक चीज़ को देखेंगे। विटामिन सी से ही ले लेते हैं। अगर पूछ जाए कि विटामिन सी का नाम क्या है, तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। और इससे रोग क्या होता है, इससे रोग होता है स्कर्वी, है ना। इससे रोग होता है स्कर्वी। और स्कर्वी को एक रोग और है, क्या नाम है इसका, नाभिक रोग, है ना। घबराने की बात नहीं है, नाभिक रोग को ही हम स्कर्वी कहते हैं और स्कर्वी का ही उपनाम क्या है, नाभिक रोग है। और ये स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी से होता है। और ये स्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है ना। और अगर बात करते हैं इसका जो स्रोत की बात कर लेते हैं, इसका स्रोत क्या है, आंवला हुआ, नींबू हुआ, खट्टे फल में ये पाया जाता है। और अगर बात कर लेते हैं मिर्च, है ना, मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और बहुत ही ट्रेंडिंग और उम्दा कि दूध में, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है कि दूध में विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता दूध में। ऐसा आप सभी लोग याद कर लें। तो ये विटामिन सी की कहानी थी। क्या कहानी थी कि विटामिन सी का नाम क्या है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और इससे रोग क्या होता है, इससे रोग होता है स्कर्वी। इससे रोग तो अगला देख लेते हैं क्या है कि इसका अगर नाम पूछ जाए, स्कर्वी नाम है। और इसको स्कर्वी को ही क्या कहा जाता है, इसको ही नाभिक रोग कहा जाता है। और ये क्या है कि ये क्या लिखा हुआ था, हाँ, इसका स्रोत है आंवला और नींबू। और मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है और दूध में विटामिन सी नहीं होता। ये विटामिन सी की कहानी थी। अगला विटामिन ले लेते हैं कोई सा भी। जैसे बात कर लेते हैं विटामिन ए की, है ना। बात कर लेते हैं विटामिन ए की। क्या है विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और क्या है कि ये विटामिन ए, है ना, इससे इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इससे बीमारी कौन सी होती है, तो इससे बीमारी होती है रतौंधी, है ना। इससे बीमारी होती है रतौंधी। और ये अगर बात कर लेते हैं इसकी स्रोत की बात कर लेते हैं, इसका स्रोत क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, है ना। और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये भी एग्जाम में ट्रेंड किया क्वेश्चन है कि ये कैरोटीन के कारण गाजर का लाल रंग हुआ, है ना। और विटामिन ए में एक बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि पूछा जाता है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन विटामिन से थे, विटामिन सी का बता दिया, विटामिन ए का बता दिया कि विटामिन ए, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। और इससे कौन सा रोग होता है, इससे रतौंधी होता है, मतलब आंखों से दिखाई कम देता है। और इसका बात कर लें कि स्रोत, इसका मतलब स्रोत क्या है, तो गाजर है। और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और गोल्डन जो राइस है उसमें कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए होता है। फिलहाल इतना क्वेश्चन पर्याप्त है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। अगला विटामिन कौन सा है, जैसे विटामिन बी 1 ले लेते हैं ना। आज मैं सारे विटामिन का ख़त्म कर दूंगा। विटामिन बी 1 क्या है, विटामिन बी 1 में क्या है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। और इससे कौन सा रोग हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग पूछता है कि बेरी बेरी रोग किससे होता है। बेरी बेरी रोग किससे होता है, तो विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन अगला ले लेते हैं विटामिन, जैसे विटामिन बी 12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन की। विटामिन बी 12 का अगर रासायनिक नाम पूछता है तो साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा। और साइनोकोबाल्मिन, इसमें अगर पूछा जाए कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, है ना। अगला देख लेते हैं कि विटामिन डी,
ये सभी को पता होगा। विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश में विटामिन पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर पूछा जाए कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। ये क्वेश्चन पीसीएस 2017 में पूछा गया था कि घेंगा रोग किसके कारण होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। बहुत ही उम्दा प्रश्न है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। विटामिन ई की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है। इसका नाम है टोकोफेरॉल, है ना। इसका नाम टोकोफेरॉल है। इससे क्या होता है, इससे बांझपन होता है ना, संतान उत्पन्न होता है, बांझपन होता है। और इसके स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है अंकुरित बीज, है ना। अंकुरित बीज इसका स्रोत है। विटामिन के क्या है, देख लेते हैं। विटामिन के क्या है, ये रक्त का थक्का नहीं जमता है, इससे विटामिन के से। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया कि रक्त का थक्का किससे नहीं जमता, विटामिन के से, है ना। और सिर्फ इतने ही थे विटामिन, और भी कोई विटामिन छूट रहा हो तो कहीं क्वेश्चन टकराएगा तो मैं वहाँ बता दूंगा। फिलहाल देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि येलो बैन मौजिक गंभीर बीमारी है, ये किसमें है। क्या बैंगन की बीमारी है, मटर की है, भिंडी की है, पत्ता गोभी की है। जो येलो बैन मौजिक बीमारी है किसकी है। जो भी साथी विकल्प भी लगा रहे हैं बढ़िया है, भिंडी में पाई जाती है। और ये जब रोग हो जाता है येलो बैन मौजिक रोग, तो ये पत्ता पीला पड़ जाता है ना। पत्ता पीला पड़ जाता है। अगर आप सभी लोग याद रख जाएंगे कि पत्ता पीला किसका पड़ता है, तो भिंडी का पड़ता है। और येलो पकड़ ले जाएंगे, येलो किससे, येलो का भी पीला ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सही है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा भिंडी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है। तो ये विकल्प बहुत ही अच्छा है और ये कई एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही ट्रेंडिंग उम्दा प्रश्न है। क्या ये कैप्सिसिन है, एंथ्रोसाइनिन है, कैरोटीन है, लाइकोपेन है, क्या है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो मैं बता देता हूँ कि जो टमाटर का लाल रंग होता है ये होता है लाइकोपेन के कारण। बहुत ही उम्दा और अच्छा प्रश्न है कि लाइकोपेन के कारण किसका लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग होता है। और मैंने अभी बताया था वीडियो में कि कैरोटीन, है ना, गाजर का लाल रंग किसके कारण मतलब गाजर का रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्सिसिन के कारण होता है। और मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सी। एंथ्रोसाइनिन क्या है, ये सेव का लाल रंग है। जब आप देखते हैं सेव का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। तो ये सभी लाल रंग थे। अगर पूछा जाए कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है ना। और अगर पूछा जाए कि ये तुम्हारा लिखा हुआ है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपेन के कारण होता है। अगर सेव का लाल रंग पूछा जाता है एंथ्रोसाइनिन के कारण हो जाएगा। और मिर्च में जो करवाहट होती है, तीखापन होता है, वो कैप्सिसिन के कारण होता है। मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, इतना याद रखें। फिलहाल क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा कि टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपेन के कारण। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। क्या इंसुलिन है, जो साइटोकाइनिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है। इंसुलिन की कमी से कारण क्या कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से कारण मधुमेह हो जाता है ना। ये बहुत ही डायबिटीज हो जाती है। बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा गया है कि मधुमेह किससे होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। कौन सा पादप हार्मोन है, तो जो विकल्प सी लगा रहे हैं सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, ये किसका है। विटामिन ए का है, के का है, बी का है, सी का है। अभी मैंने विटामिन से बताया था। विटामिन ए में गोल्डन राइस चावल है, जो गोल्डन राइस उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। उसका अगर पूछा जाए कि स्रोत क्या है, तो गाजर है। और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो अभी मैंने बताया था कि कैरोटीन के कारण गाजर का लाल रंग होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विटामिन ए। और विटामिन के है, रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है ना। और सी की कमी से स्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका, विटामिन सी का। और सी दूध में नहीं पाया जाता, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला हुआ, नींबू हुआ, मिर्च हुआ, है ना। तो याद रख सकते हैं विटामिन से। एक क्वेश्चन जरूर टेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण है, ये किसमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तो ये क्या है, 17वां संविधान संशोधन है, 71वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है। ये संशोधन कौन सा था जिसमें महिलाओं को ग्राम पंचायतों से, है ना। अगर आप एक लाइन पकड़ा लेते हैं ग्राम पंचायतों के लिए अनुच्छेद कौन सा है, तो इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए डाला गया है कि अगर ग्राम पंचायतों के लिए बात कर लेते हैं तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। बहुत ही उम्दा ट्रेंडिंग है। इसमें 11वीं अनुसूची है, और 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, पंचायती राज से संबंधित है ना। पंचायती राज से क्या संबंधित है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित, पंचायती राज से है। 74वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये नगर पालिका से है। और पंचायती राज के लिए 29 विषय दिए गए हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पंचायती राज से बता देते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन यहाँ से और भी बता देता हूँ कि ये तो विकल्प इसका सही हो जाएगा कि महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना।
बात कर लेते हैं क्या कि पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई थी। कहाँ से हुई थी? नागौर जिला से हुई थी। नागौर जिला राजस्थान से हुई थी। और क्या बात कर लेते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती जो व्यवस्था थी वो किसके समय हुई थी? बलवंत राय मेहता समिति के नेतृत्व से हुई थी। अगर 2 स्तरीय की बात करते हैं तो अशोक मेहता जी समिति हो जाएगी, लेकिन ये वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। और बात कर लेते हैं कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला कौन सा राज्य था, तो आंध्र प्रदेश था। अगर बात कर लेते हैं कि त्रिस्तरीय प्रणाली को जन्म देने वाला राज्य कौन सा है, तो नागौर जिला है, राजस्थान है। और बात कर लेते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रख सकते हैं इसको कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प चला जाएगा सी। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये पंचायती राज से संबंधित है ना। इसमें पंचायती राज के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? क्या ये 360 है? बहुत ही बढ़िया है। इसमें वित्तीय आयोग है और ये अनुच्छेद 123 है जो कि इसका है। और अनुच्छेद 200 है और अनुच्छेद 356 है, राष्ट्रपति शासन है। तो ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देते हैं। ये आपातकाल उपबंध है और ये क्या है? ये अध्यादेश है। फिलहाल इतना पर्याप्त है कि क्वेश्चन नंबर 26 का क्या देख लेते हैं? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितनी? अनुच्छेद है 123 है ना। और बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति अगर पूछा जाए अनुच्छेद, तो 152 52 हो जाएगा अनुच्छेद, किससे? ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से। और इसका बात कर लेते हैं वेतन कितना है, तो ये वेतन इसका 5 लाख है और ये इनकम टैक्स से मुक्त है, आयकर से मुक्त है। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, याद रख सकते हैं। और ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, है ना। और क्या है इसे? ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और ये अध्यादेश जारी करता है। क्या अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। जिसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? ये भी एग्जाम में टेंड करता है। जिसकी अधिकतम अवधि 7 सप्ताह होती है ना। और भी क्या बता दें इससे इससे और भी एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है। यह सभी राष्ट्रपति के हाथ में है। और राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को एसटी क्षेत्र घोषित कर सकता है, अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये भी राष्ट्रपति के हाथ में ही है। तो फिलहाल राष्ट्रपति से इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत करता है ना। इसकी अधिकतम अवधि होगी 6 सप्ताह, है ना। तो फिलहाल और राष्ट्रपति से देखो याद आ गया। 61 पूछा जाए, 61 क्या है? तो ये इसका महाभियोग प्रक्रिया है, किस पर? राष्ट्रपति पर। और ये 72 क्या है? ये क्षमादान प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर, है ना। और राष्ट्रपति को अगर हटाते हैं तो 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति 14 दिन पूर्व मतलब उसको हटाना है तो 14 दिन पूर्व सूचना देते हैं। और देखो क्वेश्चन याद आ गया कि राष्ट्रपति 108 के तहत दोनों सदनों को बुलाता है बैठक के लिए। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाता है बैठक के लिए और इस बैठक में कितने समय का अंतर होना चाहिए, तो 6 माह का समय का अंतर होना चाहिए। बहुत ही उम्दा प्रश्न है। और अगर बात कर लेते हैं कि जब दोनों सदनें आ जाती हैं, राष्ट्रपति बुला लेता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये सभी ट्रेंड थे राष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन और याद आ गया कि अगर राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करता है तो उसका आर्टिकल है 213, है ना। ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो 123 के तहत, इसी को पलट देंगे, क्या हो जाएगा? 213। ये किससे संबंधित हो जाएगा? राज्यपाल से। और राज्यपाल एक लोग को मनोनीत करता है, ऐसा प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि हरित खेती से संबंधित है, जैविक खेती की बागवानी या फिर कीटनाशक उर्वरकों से, है ना। इसके ऑप्शन पूरे नहीं है तो इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ पूरे। तो ये ऑप्शन है, इसके 2 ऑप्शन यहाँ बचे हैं, समेकित कीट प्रबंधन और ये समेकित प्रबंधन और ये खाद्य फसलों में बागवानी। तो फिलहाल इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 27 का। तो इसका 27 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? क्या गांधीनगर में, अहमदाबाद में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में? एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। तो बता दें इसकी वित्तीय सेवा की जो केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 2015 को, है ना। कहाँ हुई थी? ये हुई थी गांधीनगर में। और सभी लोग जानते हैं कि गांधीनगर कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित है ना। तो इसका फिलहाल सही विकल्प हो जाएगा ए, गांधीनगर, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 28 का सही विकल्प होगा ए और इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 2015 को, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है, तो ये 912 है, मैंने बता दिया था अभी।
पिछले क्वेश्चन में था, लिंगानुपात से क्वेश्चन था। तो मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात था वो कितना था, वो था तुम्हारा 912, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात कर लेते हैं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो जौनपुर का है, ये भी मैंने बताया था 1024 है। और कम पूछे जाए तो गौतम बुद्ध नगर में है, कितना है गौतम बुद्ध नगर में, 831। ये मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे पिछले सेशन में, मतलब क्वेश्चन में, कि 1912 नहीं, सॉरी 912 है। ये 912 क्या था, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था। और सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है 1024, और गौतम बुद्ध नगर में कम है। और गौतम बुद्ध नगर में अगर पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता दर भी है गौतम बुद्ध नगर में, और सर्वाधिक कम साक्षरता कहाँ है, वो है श्रावस्ती में, है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन अपना ये था कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है और कम है गौतम बुद्ध नगर में। क्वेश्चन इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी बीच में वो नहीं होता कि आप मतलब यहाँ बात होती है सीधे सीधे फैक्ट की बात होती है, और यहाँ हर क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। भारत में जो धीमी कृषि गति है उसका कारण क्या है? क्या गरीबी कारण है, या शहरी गरीबी है, या फिर कुशल श्रमिक नहीं है, या शहर से गाँव की ओर पलायन है? क्या कारण है कि धीमी कृषि गति है, क्या इसका वजह है? तो जो भी विकल्प ए लगा रहे हैं सही है, ग्रामीण निर्धनता के कारण ही कृषि में धीमी गति है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।